हेलो फ्रेंड्स, डेली डोज करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज का करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त में देखिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानकारी और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराता हूँ। और ये जो है आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी और सुपर टेट, आरएएस, ऐसी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें समसामयिक घटनाक्रम अपना अहम रोल निभाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि चीनी डीलरों के लिए स्टॉक सीमा जो है निर्धारित कर दी गई है। और जो ये है, ये 1 अगस्त 2026 से कोई भी चीनी डीलर जो है 30 दिन से अधिक जो है स्टॉक नहीं रख सकता है। सभी डीलरों को अपना स्टॉक घोषित करना अनिवार्य होगा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है जमाखोरी को रोकना, त्योहारों से पहले कीमत को नियंत्रण करना और महंगाई पर लगाम लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परीक्षा से संबंधित अगर पूछा जाए तो ये किसके अंतर्गत लगाया गया है? ये लगाया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत खाद्य मंत्रालय के तहत। इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से चीनी डीलरों के लिए अधिकतम सीमा कितनी रखी है? 4,000 क्विंटल। 4,000 क्विंटल की जो है सीमा तय की है। और अगर इससे अधिक जो स्टॉक रखा तो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और तो आप जो है इसको देख सकते हैं। दो प्रश्न है। तो प्रश्न किस तरह के बनते हैं कि चीनी डीलरों के लिए 30 दिन की स्टॉक सीमा कब से लागू हुई है? तो ये कब से लागू हुई है? ये हुई है 1 अगस्त 2026 से। 1 अगस्त 2026 से चीनी डीलरों के लिए अधिकतम कितने क्विंटल स्टॉक सीमा तय की गई है? तो कितनी की गई है? 4,000 क्विंटल जो है तय की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। पीएम किसान जो सम्मान निधि आई है उसके बारे में कुछ रिपोर्ट निकल कर आई है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के लिए 3.16 लाख करोड़ का जो है वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है। ये जो है योजना अवधि अगर हम पूछा जाए फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक जारी रहेगी। और पीएम किसान की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2019 में। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। पात्र जो भूमिदार किसान जो हैं उनकी अगर हम देखें सालाना उनको 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और राशि 3 किस्तों में दी जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है उसके माध्यम से। पीएम किसान के अंतर्गत 6,000 दिए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और प्रत्येक किस्त जो है 2,000 के रूप में दी जाती है। तो प्रश्न क्या है कि पीएम किसान को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के लिए कितने वित्तीय प्रावधान की मंजूरी की गई है? तो ये कितनी की गई है? 3.16 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट है कि पीएम किसान के तहत पात्र किसान परिवार को एक वर्ष में कितनी राशि मिलती है? तो ये मिलती है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए मिलती है और 2-2 हजार की किस्तों में मिलती है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत 2027 में एलपीजी आयात का 25% तक जो है अमेरिका से लेगा, ये जो है तय किया गया है। भारत ने अपनी एलपीजी इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के तहत 2027 में अपने एलपीजी आयात का 25% जो है अमेरिका से लेने की योजना बनाई है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य है एनर्जी सिक्योरिटी, मिडिल ईस्ट पर निर्भरता को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत में 2025 में भारत के लगभग 90% एलपीजी इंपोर्ट जो है कहाँ से आए थे? मिडिल ईस्ट से आए थे। एलपीजी इंपोर्ट भारत की कुल घरेलू एलपीजी खपत के लिए 2/3 हिस्से को पूरा करता है। भारत की सरकारी तेल कंपनियां अमेरिकी एलपीजी खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाने की योजना बना रही हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट जो है लगातार युद्ध की चपेट में है, तो इसलिए भारत को जो है वैकल्पिक साधन देखने होंगे। तो इसलिए जो है इसने अमेरिका से 25% तक जो है एलपीजी आयात करने का निर्णय लिया है। प्रश्न किस तरह से बनता है कि भारत 2027 में अपने एलपीजी आयात का कितना हिस्सा अमेरिका से लेने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है 25%। नेक्स्ट है कि सऊदी क्रूड ऑयल टैंकर्स और मैंगलोर, इसके बारे में एक न्यूज है, काफी चर्चा में रही है। देख लीजिए कि जो मिडिल ईस्ट में बढ़ते मैरीटाइम सिक्योरिटी रिस्क जो है उसके बीच में सऊदी क्रूड ऑयल जो लेकर भारत आ रहे 2 टैंकर्स चर्चा में रहे हैं। क्यों रहे हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये टैंकर्स के नाम है अमेजोन और रोडोस। दोनों टैंकर ने कुछ समय के लिए एआईएस ट्रांसपोंडर जो है बंद किए हैं, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। रोडोस टैंकर के 1 अगस्त 2026 को मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद थी। ये घटना भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और समुद्री सप्लाई चेन को महत्व को दर्शाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने ट्रांसपोर्टर जो है बंद किए हैं, इसलिए ये चर्चा में रहे। आखिर ऐसी क्या बात है जो ट्रांसपोर्टर बंद किए हैं? रोडोस टैंकर 1 अगस्त 2026 को भारत की किस बंदरगाह पहुंचने वाला था? तो ये पहुंचने वाला था कौन से बंदरगाह पे? मंगलौर में। अभी जो है पहुंचा नहीं है, तो आई होप कि पहुंच जाए। नेक्स्ट देखते हैं। माइग्रेशन सर्वे 2026-27। माइग्रेशन सर्वे 2026-27 के आंकड़े जारी हुए हैं। इसमें
एनएसओ यानी कि भारतीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है देश में प्रवासन के व्यापक आंकड़े जुटाने के लिए माइग्रेशन सर्वे आयोजित किए जा रहे हैं। और ये कब से कब तक किए जा रहे हैं? जुलाई 2026 से जून 2027 की कुल अवधि के लिए। संस्था आपको पता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, और ये मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? ये आता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आंतरिक प्रवासन का अध्ययन करना है, प्रवासन के कारण समझना है, अल्पकालिक प्रवास जो है उसको देखना है, बाहर जाने वाले प्रवासियों की जानकारी को रखना है, प्रवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। और प्रश्न जो है माइग्रेशन सर्वे 2026-27 की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है जुलाई 2026 से जून 2027, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उसको देख लेते हैं। मार्केट एसेस सपोर्ट यानी कि एमएएस योजना, ये जो है भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच देने के लिए शुरू की गई है। और किसके अंतर्गत लागू की गई है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत। तो एमएएस का कुल आवंटन कितना है? 4,531 करोड़ रुपए है। और ये अवधि अगर इसकी पूछी जाए, योजना की अवधि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 2030-31 रहेगी। और ये जो है 25,060 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च किए जाएंगे। और सहायता के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होंगे? इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, वायर सेलर मीट्स, ट्रेड डेलीगेशन, नए बाजारों में प्रवेश जो है इसके क्षेत्र होंगे। विशेष ध्यान इसमें रखा गया है एमएसएमई और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स पर जो है विशेष ध्यान रखा गया है। महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि मार्च को 31 दिसंबर 2025 को ऑपरेशनलाइज किया गया था। तो ये कब किया गया था? 31 दिसंबर 2025 को। मार्केट एसेस सपोर्ट यानी कि मार्च के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? तो ये कितना किया गया है? ये किया गया 4,531 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है ईपीएम का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक और बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। और इसका कुल परिव्यय कितना है? 25,060 करोड़ रुपए। अवधि जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2025-26 से 2030-31 है। और ये आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का कुल बजट कितना है? तो ये है 25,060 करोड़ रुपए। फार्मास्यूटिकल जो इकाइयां हैं उन पर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जो है ये सरकार ने देखा है। और इसमें क्या है? भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में रेगुलेटरी कंप्लायंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मजबूत करने के लिए रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किए हैं। दिसंबर 2022 से 960 से अधिक फार्मेसिस्ट का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षणों के निष्कर्षों पर आधार पर 860 से अधिक रेगुलेटरी एक्शंस लिए गए हैं। इन कार्रवाइयों में शो कॉज नोटिस, स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर, लाइसेंस सस्पेंशन, कैंसिलेशन एंड वार्निंग लेटर शामिल हैं। कार्रवाई जो है किसने की है? सीडीएससीओ और स्टेट ड्रग कंट्रोलर द्वारा जो है की गई है, दवा निर्माण में क्वालिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए। हाल ही में अभी कई बार समस्याएं देखी गई हैं जिसमें हमारे जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है उस पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। तो इसलिए जो है इसको किया गया है। दिसंबर 2022 में भारत में कितने से अधिक फार्मास्यूटिकल प्रेमिसेस को रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किया गया है? तो कितने से अधिक किया गया है? 960 से अधिक जो है इनका किया गया है। देखते हैं सेंसस 2027 पहली डिजिटल जनगणना। तो इसमें क्या है? आइए देख लेते हैं कि सेंसस 2027 भारत की 16वीं जनगणना होगी। ये कौन से नंबर की है? 16वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना है? 8वीं जनगणना है। और पहली बार डिजिटल सेंसस और सेल्फ इनोमिनेशन की सुविधा इसमें शामिल की गई है, ये आपको याद रखना है। इनोमिनेशन डाटा को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज किया जाता है। कानूनी आधार इसमें क्या है? सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990। पिछली जनगणना 2011 में हुई है, सबको पता है। सेंसस 2027 की रेफरेंस डेट सामान्य क्षेत्रों के लिए 1 मार्च 2027 है। तो प्रश्न क्या है कि सेंसस 2027 भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना होगी? तो ये कौन सी जनगणना है? ये है 8वीं जनगणना। प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं तमिलनाडु और त्रिपुरा में सेंसस 2027 का अगला चरण जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये जो है तमिलनाडु और त्रिपुरा में फेज 1 के तहत सेल्फ इनोमिनेशन 31 जुलाई को समाप्त हुआ। सेल्फ इनोमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है घर बैठे अपना जो है डाटा फीड कर सकते हैं। तो ये होता है सेल्फ इनोमिनेशन। 1 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक हाउस टू हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस किया जाएगा। और सेल्फ इनोमिनेशन जो अवधि है 17 से 31 जुलाई थी। हाउस टू हाउस जो हाउस लिस्टिंग की अवधि कितनी है? 1 से 30 अगस्त है। और ये चरण जो है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस HLO है। फेज फर्स्ट में आवास की स्थिति, हाउस होल्ड डिटेल, एमिनिटी और एसेट्स से संबंधित 33 प्रश्न है। 31 जुलाई तक 39 स्टेट यूटीज में फेज फर्स्ट पूरा हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं
एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है ईपीएम का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक और बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। और इसका कुल परिव्यय कितना है? 25,060 करोड़ रुपए। अवधि जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2025-26 से 2030-31 है। और ये आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का कुल बजट कितना है? तो ये है 25,060 करोड़ रुपए। फार्मास्यूटिकल जो इकाइयां हैं उन पर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जो है ये सरकार ने देखा है। और इसमें क्या है, भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में रेगुलेटरी कंप्लायंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मजबूत करने के लिए रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किए हैं। दिसंबर 2022 से 960 से अधिक फार्मेसीज का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षणों के निष्कर्षों पर आधार पर 860 से अधिक रेगुलेटरी एक्शंस लिए गए हैं। इन कार्रवाइयों में शो कॉज नोटिस, स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर, लाइसेंस सस्पेंशन, कैंसिलेशन एंड वार्निंग लेटर शामिल हैं। कार्रवाई जो है किसने की है? सीडीएससीओ और स्टेट ड्रग कंट्रोलर द्वारा जो है की गई है, दवा निर्माण में क्वालिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए। हाल ही में अभी कई बार समस्याएं देखी गई हैं जिसमें हमारे जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है उस पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, तो इसलिए जो है इसको किया गया है। दिसंबर 2022 में भारत में कितने से अधिक फार्मास्यूटिकल प्रेमिसेस को रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन किया गया है? तो कितने से अधिक किया गया है? 960 से अधिक जो है इनका किया गया है। देखते हैं सेंसस 2027 पहली डिजिटल जनगणना। तो इसमें क्या है, आइए देख लेते हैं कि सेंसस 2027 भारत की 16वीं जनगणना होगी। ये कौन से नंबर की है? 16वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना है? 8वीं जनगणना है। और पहली बार डिजिटल सेंसस और सेल्फ इनोमिनेशन की सुविधा इसमें शामिल की गई है, ये आपको याद रखना है। इनोमिनेशन डाटा को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज किया जाता है। कानूनी आधार इसमें क्या है? सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990। पिछली जनगणना 2011 में हुई है, सबको पता है। सेंसस 2027 की रेफरेंस डेट सामान्य क्षेत्रों के लिए 1 मार्च 2027 है। तो प्रश्न क्या है कि सेंसस 2027 भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना होगी? तो ये कौन सी जनगणना है? ये है 8वीं जनगणना। प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, तमिलनाडु और त्रिपुरा में सेंसस 2027 का अगला चरण जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये जो है तमिलनाडु और त्रिपुरा में फेज 1 के तहत सेल्फ इनोमिनेशन 31 जुलाई को समाप्त हुआ। सेल्फ इनोमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है घर बैठे अपना जो है डाटा फीड कर सकते हैं, तो ये होता है सेल्फ इनोमिनेशन। 1 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक हाउस टू हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस किया जाएगा। और सेल्फ इनोमिनेशन जो अवधि है 17 से 31 जुलाई थी। हाउस टू हाउस जो हाउस लिस्टिंग की अवधि कितनी है? 1 से 30 अगस्त है। और ये चरण जो है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस HLO है। फेज फर्स्ट में आवास की स्थिति, हाउस होल्ड डिटेल, एम्यूनिटी और एसेट्स संबंधित 33 प्रश्न है। 31 जुलाई तक 39 स्टेट यूटीज में फेज फर्स्ट पूरा हो गया था। प्रश्न है कि तमिलनाडु और त्रिपुरा में सेंसस 2027 का हाउस टू हाउस लिस्टिंग चरण कब शुरू होना है? तो ये कब शुरू होना था? 1 अगस्त 2026 और ये शुरू हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों के लिए 50,000 करोड़ का विशेष पैकेज। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दे दी है। और ये जो है वित्तीय वर्ष 26-27 से 28-29 यानी कि 3 वर्ष के लिए है। उद्देश्य इसका क्या रहा है कि उद्देश्य है आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना। इसका उद्देश्य है आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस राशि का उपयोग जो है हथियार, संचार प्रणालियों, गतिशीलता, प्रशिक्षण और खुफिया तंत्र को मजबूत करना होगा। और ये जो है कदम नक्सलवाद के उन्मूलन, शांति और स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष सुरक्षा पैकेज को मंजूरी दी है? तो ये दी है 50,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता टैरिफ में बड़ी कटौती हुई है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, 28 जुलाई 2026 को भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ। इसमें क्या है, ब्रिटेन ने 99% भारतीय निर्यात पर लगने वाले टैरिफ को घटाया है या फिर समाप्त किया है। भारत ने 90% ब्रिटिश आयात पर टैरिफ में कटौती की है। और ये समझौता 1000 दिनों में लागू किया जाएगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक लगभग 12 लाख करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य है। लाभ क्या होगा इससे? भारतीय वस्त्रों को लाभ होगा, रत्न आभूषणों को लाभ होगा, चमड़ा, ऑटो पार्ट्स और कृषि उत्पादों को विशेष लाभ मिलेगा। महत्व इसका क्या है कि ये जो है समझौता आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा और भारत के निर्यातकों के लिए अवसर बढ़ाएगा। प्रश्न है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन ने कितने प्रतिशत भारतीय निर्यात पर टैरिफ घटाया या समाप्त किया है? तो ये क्या है? 99%। 99%। अगला देखते हैं, ध्रुव स्पेस ने लियो स्फीयर उपग्रह सेवाएं शुरू की हैं। ध्रुव स्पेस ने भारत में लियो स्फीयर नामक LIPS लिप्स लो अर्थ ऑर्बिट इंटरनेट एंड पोजीशनिंग सर्विस सेवाओं की शुरुआत की है। लियोस्फीयर जो उपग्रह आधारित हाई स्पीड इंटरनेट और सटीक पोजीशनिंग सेवाएं प्रदान करेगा। ये सेवा रक्षा जो है, आपदा प्रबंधन, समुद्री एविएशन,
टेलीमेडिसिन और रिमोट ऑपरेशंस में उपयोगी होगा। उपग्रह जो है इसका प्रारंभिक चरण में भारतीय लियो LEO उपग्रह का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य इसका है भारत को सुरक्षित, स्वदेशी और विश्वसनीय स्पेस बेस्ड कनेक्टिविटी का समाधान देना है। और महत्व इसका है डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, न्यू स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना। प्रश्न है, ध्रुव स्पेस द्वारा शुरू की गई लियो स्फीयर सेवाएं किस प्रकार की उपग्रह सेवाएं प्रदान करेगी? तो ये करेगी हाई स्पीड इंटरनेट और पोजिशनिंग सेवाएं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज है, भारत के पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि हासिल हुई है। भारत का जो पर्यटन विकास सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम देखें इसमें भारत की रैंक, तो भारत की रैंक जो है 2024 में 47 स्थान मिला था और जबकि 2026 में स्थान मिला है 39वां। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो भारत जो है पर्यटन विकास सूचकांक 2026 में 39वें स्थान पर पहुंच चुका है, ये आपको याद रखना है। और ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की गई है, ये रिपोर्ट के बारे में भी याद रखना है। 119 देशों में भारत ने अपनी रैंकिंग में 8 स्थानों की सुधार किया है और 2024 में ये कितने स्थान पर था? 47वें स्थान पर था। प्रमुख जो मजबूत क्षेत्र रहे वो क्या क्या थे? प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, मानव संसाधन। अभी भी सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र कौन कौन से बचे हुए हैं? ये है पर्यटन अवसंरचना, वायु परिवहन कनेक्टिविटी, पर्यटन स्थलों की भीड़भाड़ जो प्रबंधन है वह है। तो प्रश्न क्या है कि विश्व आर्थिक मंच के पर्यटन विकास सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 39वें स्थान पर महत्वपूर्ण है। अब लोग इसको देख लीजिए। अगला देखते हैं, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नागपुर में शुरू हुआ है, ये महत्वपूर्ण न्यूज है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है नागपुर महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। ये पार्क पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत जो है विकसित किया गया है। इसे लॉजिस्टिक्स पार्क्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। कुल लागत इसकी कितनी है? 1520 करोड़ रुपए। क्षेत्रफल कितना है? 1002 एकड़। यह पार्क रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा है, जिससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी। उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक लागत में कमी, व्यापार सुगमता और रोजगार के अवसर को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? ये किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में। एक अन्य महत्वपूर्ण जो है न्यूज है ये है, भारत ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शुरू किया है। तो एक पेड़ माँ के जो है ये है 29 जुलाई 2026 से शुरू हुआ है। और अगर हम देखें तो ये अभियान जो है पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना है, मातृत्व और प्रकृति के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान देना है। ये अभियान 5 जून 2025 से शुरू हुए पहले चरण की सफलता के बाद दूसरा चरण है। इसमें स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किस तिथि से शुरू होगा? तो ये शुरू होगा कौन सी तिथि से? 29 जुलाई 2026 से हो चुका है ये शुरू। तो इस तरह से जो है हमारे सभी करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर होते हैं। कुल 18 क्वेश्चन हैं और ये काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। आगे जो है मैं इसमें कुछ और इनोवेशन करने का प्लान बना रहा हूँ, तो जल्द ही वो वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आगे अगर ऐसी ही वीडियो आने चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।